नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस सेगमेंट में। इसका नाम है लेट्स एक्सप्लोर द बुक। लेट्स एक्सप्लोर द बुक की आज ये तीसरी कड़ी, जिसमें हम घर वापसी भाग 3। रवि धीरे धीरे चल रहा था और स्कूल के गेट पर पहुंचकर खड़ा हो गया। उसकी लंबाई गेट के बराबर जरूर थी, पर आज वह बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसने गेट को छूकर महसूस करना चाहा, पर गेट उसके हाथों की हल्की हरकत से खुल गई, मानो बुला रही हो अपने करीब। उसने 10-12 साल पहले छोड़े उस स्कूल के गेट को देखा, जो खुद वैसी ही थी, पर उसके आसपास की दीवार नई हो गई थी। वह आगे बढ़ा और सामने की क्लास की सबसे लंबी बेंच पर ब्लैक बोर्ड को ताकते अपनी माँ को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और माँ की तस्वीर धुंधली होने लगी। उसने आंसू पोंछते और आगे बढ़ते हुए माँ के पास पहुंचा। क्लास के गेट पर खड़ा रवि देख रहा था कि उस ब्लैक बोर्ड पर, जिस पर उसके पिता के हाथ से लिखी एक कविता शायद उनकी अंतिम क्लास में लिखी गई थी, किसी ने मिटाया नहीं था। कल की तारीख, दिन की सूचना कोने में थी। ऊपर गांव शीर्षक था और उस कविता की कुछ पंक्तियां वहां लिखी थी। नीचे धूमिल लिखा था, इस उदास गुमशुदा जगह में जो सफ़ेद है, मृत्युग्रस्त है, जो छाया है सिर्फ रात, जीवित है वह जो बूढ़ा है या अधेड़ है, और हरा है, हरा यहाँ सिर्फ पेड़ है। चेहरा चेहरा डर लगता है, घर बाहर अवसाद है, लगता है यह गांव नरक का भोजपुरी अनुवाद है। गेट पर से खड़ा खड़ा रवि उस कविता को अंतिम दो लाइनों को पढ़ता रहा। उसकी आवाज़ के रुकने पर माँ ने उसकी ओर देखा और बोर्ड की ओर देखा। रवि ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए। माँ के आंखों से आंसू गिर रहे थे। बेंच पर बैठी माँ को रवि ने गले मिलकर पीठ पर हाथ फेरते हुए ढांढस बनाया। रात को खाना खाकर कमरे में गए थे, अपनी किताब उठाकर पढ़ते रहे थोड़ी देर तक। बहू और पोती के बारे में पूछा, तुम्हारी बात की और फिर गांव के बारे में बात करते करते सो गए। सुबह समय से नहीं उठे तो जाकर देखा, कहकर माँ रोने लगी और रोते रोते रुधे गले से बोलते रही, उम्र भी तो हो चली थी, अब भगवान मुझे भी ले चले, ऐसे ही ले जाए बिना किसी रोग भेद के। रवि भी साथ साथ नम आंखों से सुनता रहा और माँ को दिलासा देता रहा, माँ मैं हूँ, मैं हमेशा तेरे पास हूँ ना। मास्टर जी भी चले गए और अब तुम भी जाने की बात करोगी तो फिर मैं कितना अकेला हो जाऊँगा, ये गांव छूट जाएगा। दोनों में बातें होती रही। रवि ने माँ से कहा, माँ देर हो गई है, घर चलो, मंजरी और मीठी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। सूरज डूब रहा था और रवि घर आते हुए स्कूल को और उस रास्ते को ताक रहा था जहाँ उसने अपने पिता की लाश जलाई थी। दोनों टहलते हुए घर आए और मंजरी को देखकर माँ की आंखें फिर से नम हो गई। ऐसे भावुक क्षणों में अपनों को देखकर बिना बात के भी कितना भी रो आंसू निकल ही आते हैं। मंजरी भी माँ के गले लगकर रोने लगी। अपनी माँ और दादी को रोते देख मीठी ने पास खड़े पापा से पूछ लिया, जो खुद किसी तरह आंसू दबाए खड़े थे, दादी क्यों रो रही हैं? दादाजी कहाँ हैं? दादाजी कहाँ हैं पापा? मीठी ने रवि से पूछा। बेटा, दादाजी तो भगवान जी के घर चले गए, उनको भगवान ने बुला लिया। वहाँ भी स्कूल है, दादाजी वहाँ पढ़ाएंगे? हाँ बेटा, वो देखो दादाजी का सफ़ेद कुर्ता कैसा चमक रहा है, तारों में दादाजी अब वहीं पढ़ाएंगे। आकाश की तरफ देखते हुए रवि के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई, मानो वह अब भी एक पल को ये मान गया हो कि मास्टर जी मरे नहीं, तारों के बीच चले गए हैं। कुछ देर तक तारों को देखता रहा, फिर उसकी नज़र मास्टर जी के कमरे में गई, जहाँ पुराने बल्ब की रोशनी में दरवाजे के सामने उनका सफ़ेद कुर्ता एक हैंगर से टंगा हुआ था। कुर्ते को देखता रवि उस कमरे में पहुंचा जहाँ पार्थिव होने से पहले उसके पिता की हर सांस वहाँ मौजूद थी। कमरे में होते थे जब वे होते थे, उनकी उंगलियों के निशान हर किताब पे रहे होंगे, उनकी उंगली हर पन्ने के अक्षर को छूती होगी। रवि ये सोचते हुए किताब खींचकर होठ हिलाते हुए बिना आवाज़ के अक्षरों को छूने की कोशिश करने लगा। उसके होठ चल रहे थे, उंगलियां अक्षरों को छू रही थीं। वह कमरे में चहलकदमी करने लगा। रवि अपने अंतर्मन में नहीं था, वह उस कमरे में था जहां उसके पिता नहीं बल्कि डॉक्टर विवेक राय हुआ करते थे, जहां विवेकी बाबू या मास्टर जी एक नपी तुली चहलकदमी करते और जोर जोर से, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, पढ़ रहे थे।
वह सुन रहा था। वर्तमान में रवि पता नहीं क्यों अपने पिता की छोड़ी हर सांस को समेट लेना चाहता था अपने फेफड़ों में। वह कमरे के टेबल तक गया, उसके पूरे किनारे को छूते हुए बुक रैक के हर ताखे को छूता हुआ घूमता रहा। बाद में वह पिता की चौकी पर बैठा तो उसका पैर नीचे रखे चमड़े के चप्पल से टकरा गया। चमड़े का वो चप्पल एक चप्पल नहीं बल्कि स्मारक सा लग रहा था। चप्पल के सिरे से झांकता कील घिस घिस कर चमकदार हो गया था। एक दो जगह से टूटे चमड़े भी थे, लेकिन पूरी तरह से वो चप्पल अपने आप में एक मुकम्मल कहानी थी। उसने अपने पैर डालकर चप्पल को पहनने की कोशिश की और पैर में एक कील चुभ गया। कील का चुभना क्या संयोग मात्र था या वो चप्पल कुछ कहना चाह रहा था? शायद कि तुम अभी उससे पहनने लायक नहीं हो। चप्पल उसे घूर रहा था। रवि ने चप्पल को हाथ में लिया और उसे हर तरफ से देखता रहा कि कितना जर्जर और अकेला सा था वह। शायद उसके पिता भी अकेले थे, जर्जर थे। उसे उस चप्पल में कई जगह पैबंद लगे दिखे। सोल के नीचे चमड़ा चिपकाया हुआ था, कहीं एक फीका सा चमड़ा सिला हुआ था। वो चमड़ों के पैबंद से एक अलग ही पहचान पा रहा था। फिर रवि ने उसे वहीं चौकी के नीचे रख दिया। सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई जब उसके बचपन का दोस्त मंटू उससे मिलने आया। पुराने दोस्त को देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसे बचपन वाली मुस्कान के साथ मिला। उस मुस्कान में कई कहानियाँ थीं, वो कहानियाँ जो बब्बन की दुकान से होकर जाती थीं और स्कूल, बाजार, सिनेमा हॉल होते हुए उसके व्यक्तित्व में बस जाती थीं। मंटू आज अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट था। हो सकता है वो बहुत खुश न भी हो, पर वह हर तरह से हाथ पांव मारने के बाद वह यहीं खेती गृहस्थी संभाल कर इसी गांव में रम गया था। रवि गांव आता था तो मंटू से मिलकर जरूर जाता था। वह उसके बारे में तो जानता था या माँ बताती थी, पर कभी समय निकालकर उससे वैसी बातें नहीं हुई जो आज हो रही थी। जब रवि ने पूछा, मंटू उसे खेतों की तरफ ले गया। खेतों में मशरूम लगे थे। रवि से रहा नहीं गया और उसने पूछा कि भला उसके गांव में मशरूम कौन लगा रहा है। मंटू उसके साथ खेत की क्यारियों से बचकर चलता रहा और स्कूल से निकलने के बाद से आज तक की बातें बताता गया। मंटू ने 12वीं के बाद कॉलेज किया और फिर नौकरी तलाशने लगा जो उसे मिली नहीं। कभी किताबों की किसी दुकान पर सेल्समैन की तरह रहा, पर उसे वो भाया नहीं। अपनी दुकान लगाने की कोशिश की तो उसमें भी अपेक्षित फ़ायदा नहीं हुआ। 7-8 सालों में मंटू ने शादी के साथ साथ यह सोचना शुरू किया कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि परिवार को छोड़ना भी न पड़े और आमदनी भी होती रहे, कि सुख चैन से दिन कट जाएं। पढ़ा लिखा तो था ही, सो उसने खेत में ही अपने हाथ आजमाने शुरू किए। गांव में लोग बस खेती ही करते हैं, क्या चल रहा है दुनिया में पता नहीं करते। मंटू ने बाजार जाकर बढ़िया बीज, खाद, मिट्टी के हिसाब से उसमें फसल रोपने और खाद डालने आदि की प्रक्रिया अपनाई और अपने उस गांव में जहां गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि छोड़कर बहुत ही कम चीज़ की खेती होती थी, अन्य चीज़ों की कमर्शियल खेती शुरू कर दी। वह बाकी लोगों से खेत बटाई पर लेता था और लंबे लंबे प्लांट में कहीं लाल मिर्च, कहीं मशरूम तो कहीं शिमला मिर्च तक उगा लेता था। उससे उसकी माली हालत भी सुधरी और इस गांव में वह ठीक तरह से गुजारा करने लायक हो गया था। आज रवि अपने दोस्त के लिए बहुत खुश था। टहलते टहलते उन्हें दूर से बब्बन की दुकान दिखी, जो उनके बचपन और किशोरावस्था से लेकर नई नई जवानी के दिनों में ट्रबल शूटर और स्ट्रेटेजिस्ट हुआ करता था। बब्बन का दुकान वैसा ही था, दूर से तो वैसा ही लग रहा था जैसा 10-15 साल पहले था। पाठ 4। रवि दुकान के बोर्ड को देखते उस बचपन में पहुंच गया जब वो और मंटू 7वीं क्लास में थे। बोर्ड पर लिखा था दीवाना पान भंडार और नीचे यहाँ किराना का सामान भी मिलता है। दुकान पर आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ,
पल दो पल के लिए बज रहा था। मंटू और रवि जो 7वीं क्लास में थे नज़र बचाते हुए वहाँ पहुँचे और प्रणाम बब्बन भैया कहते हुए फलों के कार्टून की तरह बनी स्टूल पर बैठ गए। बैठने पर बब्बन जो कि ऊंचे पर बैठा था पूरी तरह नहीं दिख रहा था। सो दोनों खड़े हो लिए और पूछ बैठे, भैया ये कौन कैसेट है, गा तो बढ़िया रहा है। बब्बन मस्त पान लगाकर रख रहा है और लड़कों की तरफ देखकर बोलता है, बाबू साहेब ये नया धमाका है अल्ताफ राजा का। तुम तो ठहरे परदेसी, पूरी दुनिया में आजकल यही बज रहा है। अरे बरगाही पूरी दुनिया में, अमेरिका लंदन में भी। तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? अरे बीबीसी नहीं सुने हो तुम कभी? उस पर आजकल तुम तो ठहरे परदेसी ही बज रहा है। तुम तो ठहरे परदेसी क्रिंग क्रिंग साथ क्या निभाओगे। भैया ये परदेसी क्या होता है और ये साथ काहे नहीं निभाता है? अबे मास्टर के लड़के होकर भी परदेसी का मतलब नहीं मालूम? परदेसी मने जो दूसर देश में रहता है। और बेटा साथ तो खैर कोई नहीं निभाता है इस दुनिया में। सब जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे, खाली हाथ। पता है रामायण में तुलसीदास क्या बोलते हैं? सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न शादी आएगी। भैया आप दुर्गा थान में प्रवचन काहे नहीं देते? पूरा रामायण याद है आपको तो। ही। प्रवचन तो हम बहुत देते हैं, लेकिन दुकान भी चलाना है ना। दुकान से फुर्सत मिलता नहीं तो जो प्रवचन है यहीं दे देते हैं। एक बार जो अयोध्या भी गए थे एक बाबा के साथ, हम 15 साल के थे। बाबा बोले चलो, तो हम चल दिए। वहाँ गए तो हमको बोला कि अगर रामायण सीखना है तो काम करना होगा। हम कहे कि कर लेंगे काम। फिर पूरा काम बेटा, घास कटवाना, गोबर उठाना, पानी देना, झाड़ू बर्तन सब अकेले करते रहे। और तब जाकर बाबा हमारे माथा पर हाथ रखे और तुलसीदास का पूरा रामायण संस्कृत में हमको कंठस्थ हो गया। हमको संस्कृत में नंबरे नहीं आता। आपको पूरा संस्कृत में याद है? तो क्या, आगे आगे चले रघुराया, पीछे से लक्ष्मण ढेला चलाया। मंटू ने बात काट कर बोल दिया, बुरा लो एकदम मंटुआ, बाप को कहना कि तुमको कुछ नहीं होगा। रामायण जी का मजाक उड़ाता है रे। अरे नहीं भैया, पिछला साल दुर्गा जी के नाटक में कामिक हुआ था, वही याद था। अच्छा, तो आपको पूरा याद है रामायण संस्कृत में? पूरा संस्कृत में? तब और का? जामवंत जी हनुमान से कहते हैं जब वो लंका जा रहे थे तब कह, जामवंत सुनो हनुमाना, जीभ पीकर के पहुंचो थाना। बीच में फिर मंटू ने बात काट कर कहा, लुक्कर बुरा हो तुम दोनों, बढ़िया बात बताएंगे तो दांत निपोड़ कर हंसेंगे। संस्कृत में इसलिए नंबर कम आते हैं तुमको। तभी एक 25-30 साल के आदमी ने अपनी साइकिल रोकी, गमछी से माथा पोंछा और स्कूल ड्रेस में इन दोनों को देखकर मंटू से कहने लगा, रे छोरा सब, फिर यहाँ बबनामा के यहाँ बैठे हो? जाते हैं तुम्हारे बाप को बताएंगे कि क्या सब कर रहे हो इधर। भागते हो घर की नहीं? इतना गर्मी में दिन भर ठंडेली छाटते रहता है। और तुम रे रबिया, मास्टर जी को बताएं कि कहाँ फुटरी छाट रहे हो, बताएं जाकर। नहीं, वो बब्बन भैया संस्कृत समझा रहे थे, तुलसीदास वाला रामायण बता रहे थे। रवि ने कहा, कल 15 अगस्त है ना,
तो झंडा लेने आए थे। हे महाराज झंडा दीजिए ना, झंडा दीजिए ना, रामायण सुनाने लगे। मंटू ने झंडा मांगते हुए कहा, अच्छा बेटा, तो अब बबनवा संस्कृत में तुम तुलसी रामायण समझा रहा है, इसलिए पान बेच रहा है। तुम भी यहीं बैठोगे तो पान बेचोगे जिंदगी भर। चलो भागो यहाँ से, संस्कृत पढ़ रहे हैं। और तुम रे बब्बन, बर्बाद कर दो इन बच्चों को। गोर लागी दादा, वो तो तनी मनी ऐसे पूछा तो बताने लगे। आइए ना पान लगाते हैं। तब तक दोनों लड़के भागे वहां से। यह आदमी दोनों लड़कों को दूर जाते हुए देखते रहा और फिर बब्बन से कहने लगा, मस्तराम का कोई नया डाइजेस्ट आया है का? ई लो पढ़ लो, ई लो, ई तो पढ़ लिए, मजा आ गया। उसने कुर्ते के नीचे से दोबारा दोनों तरफ झांकते हुए मस्तराम की मोड़ी हुई किताब बब्बन को लौटा दी। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी अगली कड़ी में। धन्यवाद।